हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लस्टर क्लासेस। अपना जो टेट का एग्ज़ाम आप लोगों ने पास कर लिया है, उसके बाद में जो भी एप्लीकेबिलिटी टेट के एग्ज़ाम में थी वो सारी की सारी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर है। आपको बस ये देखना है कि सर हम एक बार गो थ्रू करना चाहते हैं सारी कंडीशंस को जो हमको बताई गई हैं फॉर्म में। तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो आप कौन कौन सी कंडीशन देखी जाएंगी आपकी, और उसके बाद आप नौकरी करने के लिए पात्र हो जाएंगे। ठीक है ना। चलो सर, हमको थोड़ा डिटेल में मत बताना, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम तो मेरे पास भी नहीं है बेटा, मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको समझा दूंगा कौन कौन सी चीज़ें आपकी कहाँ कहाँ पर आ रही हैं। ठीक है ना। देखो, अब इसमें दो डिपार्टमेंट होते हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो दो डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट एग्जाम लेती है। एक होता है डीपीआई डिपार्टमेंट में भर्ती होती है, एक ट्राइबल डिपार्टमेंट में भर्ती होती है। ठीक है ना। अब डीप जो ट्राइबल डिपार्टमेंट होते हैं उसमें ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट वाले, शेड्यूल ट्राइबल वाले जो लोग हैं ना, वो लोग रहते हैं। अब इनमें क्या होता है, इन ट्राइबल्स वाले में यहाँ पे आपका गवर्नमेंट जो है वो उत्थान के लिए काम करती है कि ये अच्छे अच्छे इनके स्कूल बने, ये लोग भी ऊपर उठें, ये लोग बराबर में आए सबके। तो ये ट्राइबल डिपार्टमेंट में जहाँ भी जिसकी जॉब लगती है, तो ट्राइबल डिपार्टमेंट की वैकेंसी जहाँ पर आती है उसकी जॉब वहाँ पर लगेगी। डीपीआई मतलब नॉर्मल, जहाँ पर भी अपने शहरों के स्कूल हैं, ये स्कूल हैं, वो स्कूल हैं, ज़्यादातर गाँव के भी स्कूल होते हैं इसमें, लेकिन नॉर्मली आपके ये वाले सारे के सारे डीपीआई वाले जो होते हैं वो नॉर्मल स्कूल होते हैं। उसमें शेड्यूल ट्राइब में आपको, ट्राइबल जनजाति वाले इलाके में आपको जाना नहीं पड़ेगा। ट्राइबल वाले में थोड़ा सा ये होता है कि आपको रेयर रहना पड़ेगा, खाने पीने की सुविधा, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम हो सकती है कि कम मिले। अब जैसे गाँव में आप रह रहे हो, वहाँ पर नहीं है कुछ भी ये सारी चीज़ें। तो अब जैसे कई कई एमपी में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर अभी भी मतलब नेटवर्क भी नहीं आता है, वहाँ भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ऐसी ट्राइबल वाली जो सीट्स हैं उनको आप पहले फिल करने से पहले देख लें कि आपका अगर डीपीआई में हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं होता है, नौकरी चाहिए ही, मर ही रहे हैं अपन लोग नौकरी के लिए, तो ट्राइबल में भी सीट मिल जाती है, तो बाद में अपन लोग दूसरे उसमें आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हमको बता दो सर क्या क्या चीज़ें हैं। अब जितनी भी कंडीशन है ना, तो ये सारी की सारी डीपीआई के लिए लगेंगी और किसके लिए लगेंगी, ट्राइबल के लिए लगेंगी। बोलो, इतना आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चल सर, हमको समझ में आ गया। आपका वर्ग एक की वैकेंसी है, ये द्वितीय श्रेणी की आपको तनख्वाह मिलेगी। समझ में आ गया, मतलब आप द्वितीय श्रेणी के ऑफिसर बनने जा रहे हैं एक तरीके से। इसमें प्रिंसिपल भी बनते हैं लोग बाद में। तो अब उसके बाद में शैक्षणिक नियम कौन कौन सा लगता है कि आप 2018 के जो भी नियम है वो सारे लगने चाहिए। अब सर हमको 2018 के नियम तो मालूम नहीं है, मैं बताता हूँ बेटा, कुछ नहीं है। खाली आपका पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, और आपकी 2018 की परीक्षा या 23 की परीक्षा पास होनी चाहिए, इतना समझ लीजिए। अब सर हमारा बीएड कंप्लीट नहीं है, बीएड हमारा परसुइंग है, पीजी हमारा परसुइंग है, तो हम क्या करें, कुछ नहीं है। जो बीएड अगर बीएड या पीजी जो भी आप कर रहे हो वो अगर परसुइंग है, तो जब भी रिजल्ट आता है उसके बाद में जब ये लोग अपने कागज मांगेंगे ना, उसकी एक डेट होती है बेटा। तो उस डेट को आपको ये सारे के सारे जितने भी वो है ना, आपको अपने डॉक्यूमेंट चढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपका परसुइंग ईयर चल रहा है, सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन भरी है, नौकरी लग जाएगी, आपको भगा दिया जाएगा लात मार के। समझ में आ गया। उसके बाद में संस्कृत वालों में भी यही है, संस्कृत वालों में पीजी होती है, उसमें आचार होते हैं, आचार वाला जो सिस्टम होता है उसमें बीएड तो चाहिए ही चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए आपको, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड। उसके बाद अपन चलते हैं कि सर और क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब ये आपको बताया गया कि उम्र कितनी कितनी है, तो उम्र का तो मैं आपको बताऊं, अगर 50 साल के भी हो ना आप, तो भी आपका हो जाएगा। 50-54 आप इतना पकड़ के चलो। अगर आप नॉन गेस्ट टीचर हो और गेस्ट टीचर हो, अगर आप नॉन गेस्ट टीचर हो तो 49 साल, और अगर गेस्ट टीचर हो तो 54 ईयर्स, बस इतना समझ लो आप। इतनी उम्र तक आपका हो जाएगा। अगर और फिर उसके बाद में बहुत सारी कंडीशन है कि किस किस को क्या क्या उम्र में छूट मिलेगी, तो इतना अपन को देखने की जरूरत नहीं है, अपन को तो पढ़ना है बेटा, क्योंकि कोर्स जो है वो पहाड़ जैसा है। अगर आपने उसको कंप्लीट नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद में अपन लोग चलते हैं, देखते हैं सर आरक्षण है। सर आरक्षण तो मैंने आपको उस दिन ही बताया था, आरक्षण आपका होता ही है इसमें। अब इसमें एक चीज़ ये वाली अच्छी होती है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये समझा देता हूँ डिटेल में। देखो, अगर बेटा कोई महिला जो सीट है, अगर उस पर महिला जो प्रार्थी हैं वो उस पर आने के लिए वो करती हैं, सीट भरती हैं और चयन लेती हैं, तो अगर उनकी सीटें खाली रह जाती हैं तो हॉरिजेंटल जो आरक्षण होता है ना, क्षैतिज आरक्षण, ये जहाँ भी लगता है, देखो कौन कौन सी सीटों पर लगता है, एक तो महिलाओं पर लगता है, भूतपूर्व सैनिकों पर लगता है, और गेस्ट टीचर वाले पे भी लगता है। 3 जगह लगेगा। कहाँ पर लगेगा, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक और गेस्ट टीचर। महिला वाले केस में अगर महिला की सीट खाली रह जाती है तो महिला की सीट पुरुषों वाली सीट में आ जाती है। वो संबंधित पुरुष वाले, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई अगर अनरिजर्व सीट है, उसमें मेल हैं और फीमेल हैं, अगर फीमेल की 25 सीट है और मेल की भी 25 सीट है, मान के चलना, अगर यहाँ पे 25 में से केवल 12 सीट भरती हैं तो 12 सीटें यहाँ पर आ जाएंगी बच्चों। ऐसे ही सेम ओबीसी में
ऐसी SC ST में हर किसी में यही होता है। जो क्षैतिज आरक्षण होता है ना, अगर वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं सीटें तो वो दूसरे वाले उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, ओपन वाले में। समझ में आ गया बच्चों? तो अब इस वाले में क्या हो गया, महिलाओं का हो गया, भूतपूर्व सैनिकों का हो गया, और तीसरा वाला कौन सा हो गया, गेस्ट टीचर का। गेस्ट टीचर के केस में भी क्या है, अपने जो MP है ना उसमें गेस्ट टीचरों की संख्या बहुत कम है। गेस्ट टीचरों के लिए आपको न्यूनतम ये जो है, आपको ये, आप जो गेस्ट टीचर हो उनको समझ लेना एक बारी, बस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको 3 शैक्षणिक सत्रों में पढ़ाना होगा और न्यूनतम 200 दिवस को पूर्ण करना होगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य करना होगा। शासकीय विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूलों में आपको 3 सत्र, मतलब जैसे आपने 3 साल तक किसी को पढ़ाया, 3 सत्र मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे 21, 22, 23, 24, उसके अलावा 200 दिन आपको पूरे करने हैं। समझ में आ गया? तो न्यूनतम आपने इतना, अगर आपके इतना मतलब आपके ये सब चीज़ें आहर्ता हो रही हैं तो आप गेस्ट टीचर के रूप में कार्य कर सकते हैं और गेस्ट टीचर के रूप में फॉर्म भर सकते हैं। तो गेस्ट टीचर बहुत कम मिलेंगे अपने को, तो ज़्यादातर गेस्ट टीचर की वैकेंसी भी नॉन गेस्ट में ही आ जाएंगी। इतना समझ में आ गया? तो अब सर संख्या बढ़ सकती है मतलब हमारी उसमें। तो हाँ बेटा, जो 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 आपको नॉन गेस्ट टीचर की वैकेंसी आपको नज़र आ रही हैं वो वैकेंसी अपनी बढ़ सकती हैं। ठीक है ना? कैसे? क्योंकि उसमें ओपन महिलाओं की सीटें आ सकती हैं, भूतपूर्व सैनिकों की सीटें आ सकती हैं और गेस्ट टीचरों की सीटें आ सकती हैं। इतना सर हमको अच्छे से समझ में आ गया। अपन आगे चलते हैं बेटा, अगर आपको समझ में आ गया तो। उसके बाद आपका 6% वाला ये आरक्षण आप देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो जो अपने जितने भी स्पेशल लोग होते हैं, मतलब दिव्यांगजन जो जितने भी होते हैं उनके लिए ये कैसे, उनके जितने भी 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया, उनको सबको 1.5% के हिसाब से वो दिया जाता है और टोटल 6% इनको आरक्षण दिया जाता है। तो जितनी भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी वो डालूंगा ना वीडियो, उसमें आपको बताऊंगा कि दिव्यांगजनों की सीट कितनी है, तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि टोटल सीटों में से उनकी संख्या कितनी है। उस पर अपन लोग नहीं जा सकते हैं। हाँ ये हो सकता है इसमें भी क्षैतिजगत मतलब जो बोलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, अब मेरा क्या इंग्लिश थोड़ी सी वैसी है तो अभी समझ में नहीं आता ना उसमें। अब हॉरिजेंटल वाला जो भी है ना बेटा, उसमें सीटें अगर नहीं भरती हैं तो वो दूसरे उनको मिल जाती हैं, ये पक्की बात है। तो ये भी एक क्षैतिज आरक्षण ही है, ठीक है ना, हॉरिजेंटल आरक्षण ही है। हिंदी का थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम है तो आप देख लेना थोड़ा सा। उसके बाद में ये सर हमको समझ में आ गया, वर्गवार ना होकर दिव्यांगों को श्रेणीवार होगा। ये मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है बाद में। आप सैलरी देख लीजिए, 36,200, महंगाई भत्ता, ये सब चीज़ें हो गई। B.Ed का मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा आपका क्षैतिज जो आरक्षण है उसका क्लियर कर दिया। उसके बाद में आपको 40% न्यूनतम नंबर लाने होंगे और 50% आपका नॉर्मल केस में जो ओपन सीटें हैं उन पे आपको इतने नंबर लाने होंगे। अब सर हमारी सीटों में अगर वो सीटें आ रही हैं तो उसमें भी आपको 50% नंबर ही लाने होंगे अगर आपको पास होना है तो। ये तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आप ओपन में जनरल से फाइट कर रहे हैं तो। समझ में आ गया? उसके बाद में मेरिट बनाई जाएगी, मेरिट के हिसाब से फिर आपको फिर डॉक्यूमेंट मंगाए जाएंगे सारे के सारे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह ये सब होगा, और फिर उसके बाद में आपकी जॉब लग जाएगी जो भी है, और बढ़िया तनख्वाह आएगी आपके घर पे। इतना समझ में आ गया? अब ये B.Ed वाला जो मैंने आपको बताया था, B.Ed PG अगर आप अपीयरिंग है तो उस केस में कब देखा जाएगा, जिस दिनांक को दस्तावेज मांगे जाएंगे उस दिनांक को आपको प्रस्तुत करना होंगी आपकी सारी की सारी डिग्रियाँ। इतना समझ में आ गया? तो B.Ed अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं, PG अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं, इससे बेफिक्र रहें आप लोग। एक से अधिक विषय सर हम लोग भर सकते हैं, भर सकते हो। आपके पास में डबल MA है, M.Com किया है, MA भी किया है, कुछ और भी किया है, तो आप एक से अधिक विषय भर सकते हैं। आपने बशर्ते उसका टेट पास किया हो और आप सारी की सारी जितनी भी वो हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन उसको आप फुलफिल कर रहे हो। बहुत अच्छे बेटा, समझ में आ गया। उसके बाद में अब ये बताई गया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रॉड किया हो, 2 BB रखते हो या कुछ भी ऐसा कोई भी मतलब आपने उल्टा सीधा काम किया हो, कहीं पर आप कार्यरत हैं वहाँ से आपको NOC लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो नॉर्मल ये मैंने आपको बता दिया कि ये कंडीशन अगर आपकी फुलफिल होती हैं तो आप एलिजिबल हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें मैंने क्या क्या बताया, एक तो आरक्षण का बताया, मेन चीज़ आपको B.Ed अपीयरिंग आपका है वो चीज़ बताई मैंने आपको। B.Ed अपीयरिंग में आपको कौन सी डेट को क्या क्या चीज़ें लगानी पड़ेंगी और आपका कहाँ कहाँ सिलेक्शन होगा, आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें बताई। तो ये वीडियो थोड़ा सा अभी लंबा नहीं करते हैं अपन लोग, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपका लेके आऊँगा कि कॉमर्स के बच्चों की सीट्स कितनी आई हैं एक्चुअल में। तो इसको ख़त्म करते हैं। चलो बाय, आई एम साइनिंग ऑफ।